गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। तो बच्चे सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न पढ़ने से पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था नगेली। क्या नाम था इन साइंटिस्ट का? नगेली नाम था। इन्होंने 1846 में क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो न्यू सेल हैं इनका फॉर्मेशन ओल्ड सेल के डिवीज़न से होता है। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने बताया कि जो न्यू सेल बनती हैं वो कैसे बनती हैं, जब ओल्ड सेल डिवाइड करती है तब। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था रूडोल्फ वर्च्यू। क्या नाम था इनका? रूडोल्फ वर्च्यू। इन्होंने 1859 में क्या कहा? इन्होंने कहा ओमनी सेलुलर असेलुलर। इन्होंने क्या कहा? ओमनी सेलुलर असेलुलर, जिसका मतलब भी क्या था कि जो न्यू सेल का फॉर्मेशन है वो कैसे होता है? ओल्ड सेल की डिवाइडेशन से होता है। यानी कि ये जो नगीली साइंटिस्ट थे उनके समर्थक रहे, उनका इन्होंने क्या किया? समर्थन किया। किसने? रूडोल्फ वर्च्यू ने। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था स्ट्रॉस बर्गर। क्या नाम था इनका? स्ट्रॉस बर्गर। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने सन 1870 में, यानी कि कब? 1870 में इन्होंने प्लांट में होने वाले सेल डिवीज़न को एक्सप्लेन किया कि प्लांट में सेल डिवीज़न कैसे होता है। ठीक है, किसने? स्ट्रॉसबर्गर ने। उसके बाद न्यू साइंटिस्ट आए जिनका नाम था फ्लेमिंग। क्या नाम था उनका? फ्लेमिंग। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? फ्लेमिंग ने 1882 में इन्होंने कहा एनिमल में सेल डिवीज़न कैसे होता है। मतलब जो स्ट्रॉसबर्गर थे उन्होंने तो बताया प्लांट में सेल डिवीज़न कैसे होता है, क्योंकि डिवीज़न तो प्लांट में भी होता है ना और एनिमल में भी होता है। तो फ्लेमिंग ने बात की एनिमल में सेल डिवीज़न की, और इन्होंने एक वर्ड दिया माइटोसिस। किसने? फ्लेमिंग ने। उसके बाद एक नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने, उनका नाम था हॉवर्ड एंड पिले। क्या नाम था उनका? हॉवर्ड एंड पिले। ठीक है, इन्होंने 1953 में क्या कहा? सेल साइकिल में जो डिफरेंट स्टेजेस होती हैं उनको एक्सप्लेन किया। ठीक है, सेल साइकिल में जो स्टेजेस आती हैं उनको एक्सप्लेन किया। किसने? हॉवर्ड एंड पिले ने। उसके बाद देख लीजिए कि अच्छा ये सेल साइकिल क्या होती है, वो समझेंगे कि सेल साइकिल क्या होती है। तो सेल का मतलब है कि सपोज करिए एक सेल है ये, ठीक है, उससे ये डिवाइड करके क्या करे? एक नई सेल बना ले। ठीक है, तो ये क्या है? यानी कि इसने डिवाइड किया खुद को और एक नई सेल बना ली। इसी को ही क्या बोलते हैं? यानी कि जो ये क्या थी, ये पुरानी सेल पुरानी हो गई, इसने क्या कर दिया, सॉरी ओल्ड सेल हो गई, और इसने क्या कर दिया? एक न्यू सेल बना ली। तो यानी कि ओल्ड सेल से जब ये न्यू सेल बनी, यानी कि जो इसका बीच का टाइम है, यानी कि बनाने में जो टाइम लगा इसका, ओल्ड सेल से न्यू सेल को फॉर्मेशन होने में जो टाइम लगा, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। क्योंकि पुरानी से ही नई चीज़ बनती है ना। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। देख लीजिए सेल साइकिल। सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट्स। इसमें क्या करती है? सेल आपकी डुप्लीकेट करती है, मतलब एक से दो हो जाती हैं ऐसे। उसके बाद और क्या होता है? इसमें सिंथेसिस होता है कंस्ट्रेंट ऑफ द सेल एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। और किस में चेंज हो जाती है ये? टू डॉटर सेल में चेंज हो जाती है। तो सेल साइकिल का मतलब क्या हुआ? सेल साइकिल मतलब तरीके से वो क्या करे? खुद को डिवाइड करे, ठीक है, और एक नई सेल का फॉर्मेशन करे। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? सेल साइकिल बोलेंगे। अब देख लीजिए सेल साइकिल में क्या होता है बच्चे? दो फेजेस आती हैं। सेल साइकिल में कितनी फेजेस आती हैं? टू फेजेस आती हैं। पहली फेज को बोलते हैं हम इंटरफेज, और दूसरी फेज को बोलते हैं एम फेज। जो इंटरफेज होती है कैसी होती है? लॉन्ग होती है, और कैसी होती है? नॉन डिवाइडिंग होती है। और जो एम फेज होती है वो कैसी होती है? शॉर्ट होती है, और कैसी होती है? डिवाइडिंग होती है। ठीक है, दो तरीके की फेज बता दी मैंने सेल साइकिल की। कौन कौन सी? इंटरफेज एंड एम फेज। इंटरफेज कैसी होती है? नॉन डिवाइडिंग होती है, और जो एम फेज है वो कैसी होती है? शॉर्ट होती है और डिवाइडिंग होती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं किसकी। और इसको होने में बच्चे कितना टाइम लगता है? सेल साइकिल को कंप्लीट होने में 24 आवर्स का टाइम लगता है, जिसमें 23 आवर्स की तो हो जाती है आपकी इंटरफेस, और 1 आवर्स की हो जाती है आपकी एम फेज। ठीक है, इस तरीके से टोटल टाइम कितना हो जाता है? 24 आवर्स का टाइम लगता है एक सेल साइकिल को
कंप्लीट होने में। अब आगे देख लीजिए, मैंने क्या बताया, सेल साइकिल की कितनी फेजेस होती है, 2, इंटरफेज, एम फेज। इंटरफेज को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया 3 कैटेगरीज में। पहली हो गई G1 फेज, सेकेंड S फेज एंड थर्ड G2 फेज, ठीक है। और ऐसे एम फेज जो कंप्लीट होगा वो भी 2 स्टेजेस में कंप्लीट होगा। पहला होगा कैरियोकाइनेसिस, दूसरा साइटोकाइनेसिस। इसकी बात करेंगे बाद में। पहले आप इंटरफेस को थोड़ा समझ लीजिए। इंटरफेस तो मैंने आपको क्या बताया, इंटरफेस जो होती है 3 सब स्टेजेस में डिवाइड होती हैं। पहली G1, S फेज और G2 फेज। इंटरफेस समझ लीजिए, इंटरफेस में क्या होता है कि इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होता, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, रेस्टिंग स्टेज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, रेस्टिंग स्टेज, क्योंकि इसमें नो सेल डिवीजन, मतलब सेल का डिवीजन नहीं होता। अब सबसे पहले समझेंगे G1 फेज में क्या होता है। G1 फेज मतलब एक स्टार्टिंग फेज है, यानी कि ये स्टार्ट कर रही है तो क्या करेगी, ये तैयारी करेगी। क्या करती है, ये तैयारी करती है, यहाँ पे प्रिपरेशन होती है, ठीक है। सबसे पहले इसको कौन सी फेज कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है आपका, देख लीजिए, इट इज फेज बिटवीन, बीच की फेज होती है किसकी, एम फेज की, और इनिशिएशन ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के इनिशिएशन के बीच की जो फेज है उसको हम क्या बोलते हैं, G1 फेज बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे यानी कि एक तरीके से तैयारी होती है किसकी, डीएनए रेप्लिकेशन की, यानी कि डीएनए की जो कॉपी बनती है ना उसकी तैयारी होने लगती है कि कैसे होगा ये काम, कैसे बनेगी ये कॉपी, उसकी सारी तैयारी होती है किसमें, G1 फेज में। और क्या होता है इसमें, G1 फेज इज लॉन्गेस्ट फेज कैसी होती है, सबसे बड़ी फेज होती है किसकी, इंटरफेज की, याद रखेंगे। नेक्स्ट, द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड ग्रोज कंटिन्यूसली। और क्या होती है इसमें, कंटिन्यूसली ग्रो होती है। और क्या करती है, ये सिंथेसिस करती है किसका, डीएनए, सॉरी, आरएनए एंड प्रोटीन का, ठीक है। आरएनए एंड प्रोटीन होंगे तभी तो किसका फॉर्मेशन हो पाएगा, डीएनए का, ठीक है। इस तरीके से ही देख लीजिए। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट स्टेज की, नेक्स्ट फेज की, जिसका नाम है एस फेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज बोलते हैं, ठीक है। इस सिंथेसिस का क्या मतलब हो गया, एक तरीके से फॉर्मेशन, ठीक है। सिंथेसिस मतलब बनाना। तो एस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होती है, एस फेज में होती है। देख लीजिए, डीएनए कंटेन्स डबल फॉर्म्स, और वो क्या हो जाते हैं, डबल फॉर्म्स हो जाते हैं, कौन, डीएनए, ठीक है। 1 से 2, 2 से फिर 4, इस तरीके से। तो और नंबर ऑफ, इसमें ये चीज़ याद रखेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन द सेम, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं वो कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। और सेंट्रियोल एंड क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करता है, क्या रेप्लिकेट करता है, सेंट्रियोल एंड क्रोमोसोम, ठीक है, ये रेप्लिकेट करते हैं। आगे देख लीजिए, G2 फेज में क्या होता है, G2 को हम क्या बोलते हैं, G2, टू मतलब सेकेंड, जी मतलब ग्रोथ फेज, यानी कि इसमें क्या होता है कि जो आपकी सेल है और जो न्यूक्लियस है वो क्या करेगा, साइज में ग्रो करता है। इस फेज में क्या करता है, साइज में ग्रो करता है। सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, न्यूक्लियस बीच में होता है, तो सेल और न्यूक्लियस दोनों ही क्या करेंगे, इसमें ग्रो करेंगे साइज में। उसके बाद और क्या होगा, इट सिंथेसिस आरएनए एंड प्रोटीन, और किसका फॉर्मेशन होगा इसमें, आरएनए एंड प्रोटीन का, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए डायग्राम सेल साइकिल का। मैंने आपको बताया था जो इंटरफेज होती है वो कैसी होती है, लॉन्ग फेज होती है, लंबी फेज होती है, और कैसी होती है, नॉन डिवाइडिंग फेज होती है। ऊपर बताया था ना मैंने, वही चीज़ देख लीजिए यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये कम्प्लीटली मतलब यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्टार्ट हो रही है, क्या हो रही है, ये इंटरफेज हो रही है। देख लीजिए लिखा हुआ है, क्या है ये, एक इंटरफेज है। इसमें ही फर्स्ट कौन सी हो जाएगी, ये वाली, इसको क्या बोलेंगे, G1 फेज बोलेंगे। ये क्या है, ग्रोथ फेज है, फर्स्ट ग्रोथ फेज। उसके बाद कौन सी स्टार्ट होती है, सिंथेसिस फेज स्टार्ट होती है, जिसे हम एस फेज बोलते हैं। देन आपकी G2 फेज स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ग्रोथ फेज बोल देते हैं। अब देख लीजिए जो G1 फेज होती है, इसमें मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि क्या होता है, इसमें इसे ग्रोथ फेज बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, डीएनए सिंथेसिस होने की तैयारी हो जाती है, ठीक है। डीएनए बनने की तैयारी, कि डीएनए बनेगा तो उसमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, वो चीज़ें प्रिपेयर होने लगती हैं। उसके बाद एस फेज में क्या होता है, डीएनए बन जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है। उसके बाद G2 फेज में क्या होता है, इसमें आपका माइटोसिस की तैयारी शुरू हो जाती है, क्योंकि G2 फेज के बाद ही क्या होती है, माइटोसिस होती है। तो उसकी प्रिपरेशन किस में होती है, G2 फेज में होती है। ये बच्चा पूरा क्या कहलाता है, इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ये अगला आ जाता है आपका कौन सा, एम फेज। इसी में आ जाता है एक G0 फेज। G0 फेज कौन सा कहलाता है, G0 फेज वो होता है जिसमें आपकी सेल जो है
रेस्टिंग में चली जाती है, यानी कि उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, वो रेस्टिंग टाइम होता है उसका, उसमें वो एक्टिव नहीं रहती, उसी को ही हम क्या बोल देते हैं, जी नॉट फेज बोल देते हैं। आगे देख लीजिए एम फेज में क्या होता है, यानी कि मैंने बताया था ना दो फेजेस होती हैं, एक कौन सी इंटरफेज और दूसरी आपकी एम फेज। तो एम फेज देख लीजिए, एम फेज में क्या होता है, इट इज फाइनल फेज। कैसी है ये, एक फाइनल फेज है सेल साइकिल की। इसमें क्या होता है कि इट रिप्रेजेंट द फेज ऑफ सेल साइकिल। इसमें क्या होती है, बहुत सारी फेजेस आती हैं, वो देखेंगे कौन कौन सी। मेन जो फेजेस होती हैं वो कौन सी होती है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चे, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, यानी कि जिसमें न्यूक्लियस आपका डिवाइड करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस। और साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन, यानी कि जिसमें आपका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा उसे हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए और क्या होता है इसमें, आफ्टर द एम फेज कॉल में एंटर फ्रेश सेल साइकिल और फेज इनटू जी नॉट फेज, यानी कि अगर वो एम फेज कंप्लीट मतलब एम फेज में नहीं जाती है, एम फेज में नहीं पहुंच पाती है, तो वो क्या करती है, पास इनटू जी नॉट फेज, और वो किस में चली जाती है, जी नॉट फेज में चली जाती है, यानी कि इनएक्टिव कंडीशन में चली जाती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, जी नॉट फेज। उसे और किस नाम से जानते हैं बच्चे, उसे और जानते हैं क्वेश्चन। क्या किस नाम से जानते हैं जी नॉट फेज को, क्वेश्चन। इसमें क्या होता है, इट इज द स्टेज ऑफ इनएक्टिवेशन, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, इनएक्टिवेशन स्टेज बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद सेल फंक्शन एज रिजर्व सेल विच कैन ज्वाइन सेल साइकिल एनी टाइम। इसके बाद जब ये इसमें होती है, इसके बाद ये किसी भी टाइम अपनी सेल साइकिल को ज्वाइन कर सकती है, लेकिन ये जो स्टेज होती है इसमें क्या होती है, सेल हमारी रेस्टिंग स्टेज में होती है, यानी कि इनएक्टिव स्टेज में होती है। उसके बाद हम किसकी बात कर रहे थे, एम फेज की बात कर रहे थे। एम फेज में क्या होता है बच्चे, एम फेज में आपका ये टू स्टेजेस में कंप्लीट होती है, कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस को समझेंगे कि कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है, समझेंगे कि जो सेल डिवीज़न है उसी में ही जो ये कैरियोकाइनेसिस है, इसमें ही आपकी ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं। वो देखेंगे कौन कौन सी वो कैटेगरीज होती हैं। पहले हम समझेंगे जो सेल डिवीज़न है ये कितने तरीके का होता है, मेनली ये 2 तरीके का होता है, माइटोटिक और ये म्यूसिस। माइटोटिक को हम क्या बोलते हैं, माइटोसिस भी बोलते हैं। माइटोटिक डिवीजन को और किस नाम से जानते हैं, माइटोसिस डिवीजन के नाम से जानते हैं। ऐसे म्यूसिस को हम किस नाम से जानते हैं, रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माइटोटिक डिवीजन की, जिसे हम एम फेज भी बोला हमने, जिसे क्या बोला हमने, एम फेज भी बोला। अब उसी की बात कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताया भी था। ये कितनी उसमें कंप्लीट होती है, 2 फेज में, पहली कैरियोकाइनेसिस, दूसरी साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और ये कहाँ पर होती है, ये भी याद रखेंगे, सोमैटिक सेल में। कहाँ पर होती है माइटोसिस, सोमैटिक सेल में होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इन दिस डिवीजन द क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं इक्वेशनली डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल, और किस में चेंज हो जाते हैं, वो 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, याद रखेंगे जो माइटोसिस में क्या होता है, 2 डॉटर सेल बनती हैं, एक सेल से 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है, किसमें, माइटोसिस में। उसके बाद डॉटर सेल हैव द सेम नंबर एंड टाइप ऑफ क्रोमोसोम। जो डॉटर सेल होती हैं उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होता है, सेम रहता है अकॉर्डिंग टू अपने पेरेंट सेल, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने 2 स्टेजेस बताई हैं आपकी। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, कैरियोकाइनेसिस की बात करेंगे, जिसको फर्दर ही डिवाइड कर दिया जाता है किसमें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, किसको, माइटोसिस को, किसको, माइटोसिस को, क्योंकि अब बात किसकी कर रहे हैं हम, माइटोसिस सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया सेल डिवीजन 2 तरीके का होता है, एक माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। तो माइटोसिस की बात कर रहे हैं, माइटोसिस में 2 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, मेनली कैरियोकाइनेसिस प्लस साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में किसका डिवीजन बताया था, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस को देख लेते हैं, जिनमें कितनी फेजेस होती हैं, 4 फेजेस होती हैं। तो देख लीजिए वो 4 फेजेस कौन सी होती है, प्रोफेज। तो सबसे पहले देखेंगे प्रोफेज में क्या होता है, इन शॉर्ट में समझ लीजिए कि क्या होगा इनमें, इनमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो क्या होंगे, मतलब
डिवाइड होके, ये सेल डिवाइड होके क्या करेगी कि नई सेल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा। सेल में सबसे पहले डिवीजन किसका होगा? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। फिर किसका डिवीजन होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। इस तरीके से सेल डिवाइड करके एक नई सेल का फॉर्मेशन करेगी। ध्यान रखेंगे बच्चे, पहले क्या डिवीजन होगा? किसका डिवीजन होगा? न्यूक्लियस का, सेल में। उसके बाद किसका डिवीजन होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ठीक है, उसके बाद ही सेल डिवाइड हो जाएगी और एक नए अपनी टू डॉटर सेल को बना लेगी। अब वही देखेंगे कि लेकिन ये जो प्रोसेस है ये स्टेजेस में कंप्लीट होती है। इसमें मेनली 4 स्टेजेस आती हैं, तो वो कौन कौन सी हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहली स्टेज है क्या? प्रोफेज। इसमें क्या होता है? जो डीएनए होता है मटेरियल, आपको पता है डीएनए मटेरियल कहाँ पर? तो बच्चे कहाँ होता है डीएनए मटेरियल? डीएनए मटेरियल होता है हमारा न्यूक्लियस में। ठीक है, न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम्स होते हैं, न्यूक्लियस में ही आपका पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, जीन्स वगैरह सब हमारे कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं। तो आप देख लीजिए प्रोफेज क्या होती है। तो प्रोफेज में देख लीजिए डीएनए मटेरियल कंसिस्ट टू द कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम। जो मतलब क्रोमोसोम्स होते हैं उसी के पास क्या होता है? डीएनए होता है। और डीएनए किस फॉर्म में पड़ा होता है? वहाँ पर एक कम्पैक्ट फॉर्म में पड़ा होता है। मतलब जैसे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं किसका? ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्रोमोसोम्स कैसे पड़े हुए हैं? कॉम्पैक्ट फॉर्म में पड़े हुए हैं। ठीक है, जिसके पास क्या है? डीएनए प्रेजेंट है। और क्या होता है इसमें? देख लीजिए सेंट्रियोल पेयर्स गिव आउट माइक्रो ट्यूबुलर फाइबर्स कॉल्ड एस्ट्रेरेज। यानी कि जो सेंट्रियोल है, यानी कि ये क्या है? आपका सेंट्रियोल है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? सेंट्रियोल। और ये किस में? पेयर्स की फॉर्म में है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल फाइबर्स कॉल्ड, और इसी में ही क्या निकले हुए हैं? एस्ट्रल रेज निकली हुई हैं। यानी कि डायग्राम में आप देख रहे हैं ये क्या है? आपका सेंट्रियोल है, जिससे क्या निकल रही है? एस्ट्रल रेज निकल रही हैं, एस्ट्रल रेज निकल रही हैं, वही इन्होंने बताया है। उसके बाद ईच क्रोमोसोम्स हैज 2 क्रोमेटेड्स। यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं उसके पास क्या है? 2 क्रोमेटेड्स हैं। अगर हम क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो बच्चे कुछ इस तरीके का होता है क्रोमोसोम्स। यानी कि तो ये क्या कहलाते हैं? क्रोमेटेड्स कहलाते हैं। और ये क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। ठीक है, ये क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। और ये क्या कहलाते हैं? क्रोमेटेड्स। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद देख लीजिए ईच क्रोमोसोम्स हैज 2 क्रोमेटिड्स अटैच एट सेंट्रोमियर। और ये देखो हमने देखा था ना, जो क्रोमेटिड्स थे वो किससे अटैच थे? सेंट्रोमियर से। तो ये क्या है? सेंट्रोमियर है। ठीक है, उसके बाद न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स डीजनरेट। यानी कि ये सब क्या है? ये सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, कब? सेल डिवीजन के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म। और किसका फॉर्मेशन हो जाता है? स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन हो जाते हैं। यानी कि स्पिंडल फाइबर आपके बनने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आप और क्लियर देखेंगे स्पिंडल फाइबर्स को। तो देख लीजिए उसके बाद स्टार्ट हो जाती है हमारी कौन सी? मेटाफेज। इसमें क्या होगा? देख लीजिए ये क्या है? आपके स्पिंडल फाइबर्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट टू सेंट्रोमियर। और जो स्पिंडल फाइबर से किससे कनेक्ट हो जाते हैं? सेंट्रोमियर से। देख लीजिए उसके बाद और इसी को ही हम क्या बोलते हैं? काइनेटोफोर बोलते हैं। याद रखेंगे जो स्पिंडल फाइबर्स हैं उनका किससे अटैच हो जाना? किससे अटैच हो जाना? सेंट्रोमियर से। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? काइनेटोफोर। उसके बाद कॉन्ग्रेशंस, ईच क्रोमोसोम्स इज अटैच टू बोथ द स्पिंडल पोल बाय डिस्टिंक्ट स्पिंडल फाइबर्स। यानी कि दोनों तरफ से, यानी कि दोनों तरफ क्या है? स्पिंडल फाइबर्स क्या है? अटैच है। किससे? किससे अटैच है? स्पिंडल फाइबर्स स्पिंडल पोल से। इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पिंडल पोल भी बोलते हैं। ठीक है, जो किससे अटैच है? स्पिंडल फाइबर्स से। ठीक है, मेटाफोर्स में ये होता है। वो और क्या होता है? जो क्रोमोसोम्स है वो किस पर अटैच हो जाते हैं? वो अटैच हो जाते हैं स्पिंडल फाइबर्स पर। आप देख रहे हैं क्रोमोसोम्स किस पर अटैच है? ये स्पिंडल फाइबर्स पर अटैच है। और क्या कर सकते हैं हम इसमें? आप देख रहे हैं क्लियरली हम इनको काउंट भी कर सकते हैं। किसको? क्रोमोसोम्स को। तो इस स्टेज में हम क्या कर पाते हैं? इनको काउंट भी कर पाते हैं। किसको? क्रोमोसोम्स पर, क्योंकि किस पर अटैच हो गए? स्पिंडल फाइबर्स पर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, देख लीजिए यही चीज इसमें लिखी हुई भी है। दिस ब्रिंग ऑल क्रोमोसोम्स कम एट द इक्वेटर। और वो कहाँ पर आने लगते हैं? इक्वेटर पर आने लगते हैं। इक्वेटर मतलब ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है? इक्वेटर कहलाता है। ये वाला जो पोर्शन है इसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इसे इक्वेटर बोलते हैं। ये यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद दिस फिनोमिना इज कॉल्ड कॉन्ग्रेशन। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रेशन बोलते हैं। सेंट्रोमियर of all chromosomes lie on the equator
एंड फॉर्म प्लेट कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेट। और फिर वो क्या करते हैं, जो सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स का जो सेंट्रोमियर है वो लाई करने लगता है किस पे, इक्वेटर पर, यानी कि वो अब मूव करने लगेगा किसकी तरफ, पोल्स की तरफ। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए और क्या होता है। अब बात करेंगे किसकी, हाँ, जो मैंने अभी लाइन बताई देखो, इसमें और क्या होता है, मेटाफेज इज द बेस्ट टाइम टू काउंट द स्टडी ऑफ क्रोमोसोम्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, स्टडी भी कर सकते हैं इस फेज में और काउंट भी कर सकते हैं किसको, क्रोमोसोम्स को। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में, एनाफेज में क्या होता है देख लीजिए। एनाफेज जो है इसमें क्रोमोसोम्स ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड इनटू टू, यानी कि वो डिवाइड होने लगते हैं टू में, यानी कि पेयर बना लेते हैं। द टू क्रोमेटिड्स सेपरेट टू फॉर्म डॉटर क्रोमेटिड्स, और वो किस में चेंज हो जाते हैं, टू डॉटर क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं। द डॉटर क्रोमोसोम्स मूव टुवर्ड द स्पिंडल पोल, और वो कहाँ पर मूव करने लगते हैं, स्पिंडल पोल की तरफ। ठीक है, ये देख लीजिए, ये रहा आपका क्या, स्पिंडल पोल, ये है स्पिंडल पोल, और ये देख लीजिए स्पिंडल पोल की तरफ मूव करने लगे हैं। और ये डिफरेंट शेप में हो जाते हैं, जे आई इस तरीके की ये शेप बना लेते हैं। ठीक है, उसके बाद टीलोफेज में क्या हो जाता है, दिस स्टेज इज रिजर्व ऑफ प्रोफेज। ये कैसी फेज है, प्रोफेज की रिजर्व फेज है। द क्रोमोसोम्स डिकंडेंस एंड जम्प फॉर्म क्रोमेटिन, और किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, क्रोमेटिन का। न्यूक्लियर एनवलप जो था अपीयर होने लगता है, ये जो है न्यूक्लियर एनवलप है जो क्या होने लगेगा, इसमें अपीयर होने लगेगा अराउंड द क्रोमोसोम्स क्लस्टर, और कहाँ पर, क्रोमोसोम्स क्लस्टर के चारों तरफ। उसके बाद और क्या होता है इसमें देख लीजिए, टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म, और क्या बन गई ये, टू डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म हो गए। ठीक है, एट द स्पिंडल फॉर्म, कहाँ पर, स्पिंडल फोर पर। ठीक है, न्यूक्लियस गोल्जी एपरेटस जो अभी कैसे हो गए थे, डिजनरेट हो गए थे, वो क्या हो गए, अब फॉर्म्ड हो गए, बन गए, क्यों, क्योंकि नई सेल बन गई तो ये बन गए। ठीक है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस में क्या होता है बच्चे, साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, मैंने आपको बताया था। और क्या होता है, फॉर्म डॉटर सेल, और किसका फॉर्मेशन होता है, डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। और एक चीज याद रखेंगे कि जो साइटोकाइनेसिस है वो प्लांट सेल में अलग तरीके से होती है और एनिमल सेल में डिफरेंट तरीके से होती है, सेम तरीके से नहीं होती है। अभी जो हम ये बात कर रहे हैं ना सेल डिवीजन की, ये एनिमल में सेल डिवीजन की बात कर रहे हैं, प्लांट में सेल डिवीजन अलग तरीके से होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, वो भी याद रखेंगे। ठीक है, ये जो डिवीजन की बात हो रही है वो एनिमल सेल के सेल डिवीजन की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट, सिग्निफिकेशन ऑफ माइटोसिस की क्या होती है, मतलब क्या इसकी उपयोगिता होती है किसकी, माइटोसिस की, उसकी बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। सबसे पहला सिग्निफिकेंस है कि इट इज़ इसेंशियल फॉर ग्रोथ। ठीक है, ये किस में हेल्प करती है, ग्रोथ में हेल्प करती है, किसके, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के। और क्या इसका सिग्निफिकेंस है, इट इज रिस्टोर द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो थ्रू डिवीजन, और ये किसका रेशियो रिस्टोर करती है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक का। ठीक है, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो को क्या करती है, ये रिस्टोर करती है थ्रू सेल डिवीजन। उसके बाद इसमें जैसे जो सेल कैसी हो जाती है, हीलिंग हो जाती है या रप्चर्ड हो जाती है, उसको रिपेयर करने में भी ये हेल्प करती है, कौन, माइटोटिक सेल डिवीजन। ठीक है, और क्या बना लेती है, फॉर्म करती है हेल्दी सेल को। डॉटर सेल हैव द सेम, और इसमें क्या होता है, जो नंबर है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, पेरेंट सेल के, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। इन दिस डिवीजन दिस रिजल्ट, और इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक करेक्टर्स हैं, जेनेटिक ट्रेट्स हैं, उनका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, किसमें, डॉटर सेल में। ठीक है, ये तो होगा किसके, माइटोसिस के सिग्निफिकेंस। बेटा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आप कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसी से अपलोड करूँगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। बच्चे अच्छे से रहिए, खुश रहिए।